नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसकी लगातार कुछ गिरावट के माहौल के बाद शायद आज पता चला है कि इस कंपनी रिकवरी क्यों नहीं कर रहा है और दूसरी एक और भी कारण बताऊँगा कि कब इस कंपनी रिकवरी करने का चांसेस है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है कोल इंडिया। देखिए, कोल इंडिया के अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी लगातार भागते चले गए। इसके बीच में बहुत सारे ट्रेड भी बने, जैसे यहाँ पे भी ट्रेड बने, जैसे शोल्डर बने, हेड बने, शोल्डर बने और यहाँ पे भी 58% का टारगेट मिले। और दूसरी बात फिर से नेक्स्ट एंटी यहाँ पे भी मिले, जैसे कप विथ 100 पैटर्न्स बने, 2 बार हैंडल बना, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर तो गए, मगर टारगेट अचीव होने से पहले ही कंपनी करेक्शन हो गया। तो जो रेंज निकल के आया, वो यहाँ पे टोटल जो रेंज निकल के आया कर कितना, करीबन 17% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। देखिए, एक टाइम कोल इंडिया का जो हालत था, अगर मैं इसको 1 मंथ के चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखूँ, तो इस चार्ट को अगर देखेंगे तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ, तब से लेकर कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। कंपनी लगातार गिरते चले गए। तो अचानक ऐसे क्या हो गया, जो कोविड के बाद कंपनी लगातार भागते चले गए? देखिए, उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। गवर्नमेंट का सेक्टर में सरकारी सरकार सेक्टर को पुश करना और गवर्नमेंट सरकारी कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा फंड रेज़ करना, तो एक कंपनी के लिए एक गुड पॉइंट्स बना। जैसे कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का आज हालत क्या है। देखिए, कंपनी का हालत पहले से देखा है तो कंपनी का हालत बहुत खराब थे। 2010 में 2010 साल में 5 साल में कंपनी का सेल्स सेम टू सेम लेवल में है, 7% के आसपास और प्रॉफिट ग्रोथ भी 9 से 16% के आसपास था। मगर लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के ऊपर ये जो मैसिव जंप देखने को मिला है ना, वो इस लास्ट 3 इयर्स में ही हो गया। क्योंकि 16% का जंप सेल्स का दिखे और 43% का जंप आपको प्रॉफिट ग्रोथ में दिखे। और टीटीएम जो टिल टू मान में 3% के आसपास सेल्स का ग्रोथ एंड 17% के आसपास प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो ओवरऑल जो कंपनी की ग्रोथ है, जो कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल है, वो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट में दिखे, मगर सेल्स में नहीं। फिर भी मैं कंपनी के एक बार क्वार्टरली आपको साथ शेयर करूंगा, क्वार्टरली रिजल्ट। सेल्स देखिए, कंपनी के बीच में ज़्यादा सेल्स हो गया था, इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 10,400 करोड़ से 10,900 करोड़ बने। बीच में कंपनी का 8 से 6,000 करोड़ बने। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में और सेल्स ग्रोथ में अभी भी वोलेटिलिटी है, क्योंकि देखिए कोल इंडिया सिर्फ कोयला के ऊपर ही बिजनेस करते हैं। अभी देखिए धीरे धीरे करके मतलब कोल के जो माइनिंग है, उसके साथ साथ कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किए है। तो बिजनेस को थोड़ा-सा डाइवर्सिफाइड कंपनी को करना पड़ेगा, नहीं तो कोल इंडिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो रहा है। तो एक रिपोर्ट अपडेट आ रहा है कि 2050 से 60 साल में फॉसिल फ्यूल का जो मतलब यूज़ है, वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा और इसका जो मीन मतलब जो अभी जो अवेलेबिलिटी है, वो भी एकदम ना के बराबर हो जाएगा। तो सोचिए, कोल इंडिया को अगर स्टेबल होना है, तो इस सारे पॉइंट्स को पहले से ही खुद के बिज़नेस को अलग से अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करना होगा। तो बाकी उसके ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट भी कर चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रहा है, शायद इसीलिए कंपनी आगे बढ़ेगा। अभी देखिए, कंपनी कुछ टाइम ऑफ पीरियड में एक ही रेंज के ऊपर काम किया, जो कंपनी भागता हुआ उतना नहीं देखने को मिले। उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हो गया एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हो गया लास्ट 12 मंथ में। तो इस हालत के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ है। फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन पॉजिटिव लिया, क्योंकि कब बने, उसके बाद 1 बार हैंडल, 2 बार हैंडल बने। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। तो मैंने इस जगह पे इस तरीके से ट्रेड इसीलिए लिया, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो कप का लो था, उस लो को हैंडल ने टच नहीं किया। तो हैंडल ने टच नहीं किया, तो इसको मैं हैंडल मानूंगा। तो ओवरऑल काफ़ी हंड्रेड पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है टाइम लगेगा इस टारगेट पाने में। अगर ये 6 मंथ में भी टारगेट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ में अगर टारगेट मिले तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास टारगेट मिलने, सॉरी 17% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और कंपनी के ऊपर अगर डेटा मतलब डेटा अपडेट आपको पसंद आए तो जरूर लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बर्जर पेंट। इसी के ऊपर हर किसी का डाउट है, हर किसी का चिंता है कि बर्जर पेंट कब भागेगा। क्योंकि देखिए,
अगर मैं पेंट सेक्टर के बारे में बात करूँ तो सारे पेंट सेक्टर का हालत खराब है, सारे पेंट्स कंपनी के ऊपर। एक भी आपको ऐसे कंपनी नहीं दिखेगा जिसका 10% से भी ज़्यादा सेल्स का ग्रोथ एंड 10% के ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। उल्टा नेगेटिव है, प्रॉफिट एंड सेल्स नेगेटिव है। जैसे एशियन पेंट का हालत बुरी तरीके से खराब है, जैसे बर्जर पेंट का भी हालत खराब है। बाकी एक्जो नोबल, साथ ही साथ इंडिगो पेंट्स, शालीमार पेंट्स, ये सारे कंपनीज का हालत खराब है। और इस हालत का खराब होने के पीछे जो रीज़न है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। यहाँ पे बताया गया है कि देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी देखिए दो तरीके से सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज प्लेड ए बिग पार्ट इन द ग्रोथ इन पेंट मार्केट। ऑब्वियसली जी पेंट कंपनीज बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे दुकान ऐसे भी देख चुका हूँ जिसका नाम मुझे किसी भी जगह पे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। तो सोचिए वो सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड पेंट कंपनी है, तो वो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, जो मार्केट में लिस्टिंग ही नहीं है। तो वो कंपनी आज मार्केट को छा चुके हैं, मार्केट में एक राज कर रहा है, मतलब मार्केट को अलग तरीके से प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है, जिसके चलते जितने सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर है उस कंपनी के पासा पलट चुके हैं। तो आज इसीलिए बर्जर पेंट के ऊपर जो करेक्शन हो रहा है, इसके पीछे यही रीजन है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, अभिजीत रॉय जी ने खुद बताया। अभी अभिजीत रॉय ने खुद बताया, वो कौन है? आप अभिजीत रॉय के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, सेज अभिजीत रॉय एमडी एंड सीईओ, मतलब बर्जर पेंट के जो सीईओ है उनने खुद इस तरीके से बात की है। तो आप सोचिए, कोई भी कंपनी के सीईओ अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो क्या कंपनी को खड़ा करना नहीं चाहते? इस तरीके से न्यूज मार्केट में फैलाने का कारण है मार्केट में एक प्रेशराइज बनना और शेयर प्राइस में करेक्शन होना। तो कोई भी कंपनी के ओनर, कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट ये नहीं करेगा कि चलो मेरे कंपनी को बुराई करे और कंपनी गिरते चले जाए। तो उन्होंने क्या कहा, आप देख सकते हैं, बर्जर पेंट इज टारगेटिंग द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रुपीज 20,000 करोड़ सेल्स बाय द 2029। तो उनका कहना है कि इस फील्ड में फिर से लीडर बनना है, फिर से रिकवरी करना है, तो टाइम लगेगा, वो भी कब? 2029। तो 2029 लगेगा, और वो भी 20,000 करोड़ का टोटल सेल्स जनरेट करने के लिए। अभी कंपनी का सेल्स कितना है? अभी कंपनी का सेल्स है सिर्फ 11,000 करोड़। मतलब डबल होने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं 10 साल पीछे चले जाऊँ तो इसी, देखिए सॉरी 10 साल नहीं, अभी कितना चल रहा है? 2024, और टारगेट रखा है 2029, मतलब एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 5 साल। तो 5 साल अगर पीछे चले जाए तो आप देखेंगे, तो 2019 में कितना था? 6,000। तो 6,000 का कितना बना? 12,000 भी नहीं बना, मतलब डबल नहीं हुआ। मगर यहाँ पे मैनेजमेंट ये कह रहा है कि अपकमिंग 5 साल के बाद कंपनी का टोटल सेल्स डबल हो जाएगा, 20,000 करोड़ हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स यही क्लियर करता है कि बर्जर पेंट में दम है। और मैनेजमेंट के बात को मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि इस तरीके से अपडेट मुझे एशियन पेंट के ऊपर भी देखने को मिला, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर मार्केट में इस तरीके से छा चुके हैं, जिसके कारण बड़े प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो बाकी बर्जर पेंट के ऊपर एक ही चीज़ मैं कहूँगा, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर जब एक टेड बना था, कफवी धन पैटर्न्स बना था, और उसके बाद फाइनली इस पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया और रॉकेट की तरह भागा, उस जगह पे मैंने एंट्री ले लिया था। और मुझे ऑलमोस्ट अच्छा खासा एक लॉस चल रहा था, और मैंने लॉस को बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी के ऊपर मुझे भरोसा करना है, क्योंकि अच्छे खासा कंपनी है। क्योंकि जब टॉप लेवल से जहाँ से एंट्री बने थे उस लेवल से ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन हो गया था। तो मुझे 20% जगह पे मैंने एवरेज किया, और आज देखिए कंपनी फिर से वही लेवल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे मेरा एंट्री था। तो ये सब कुछ मतलब इंतजार का फल होते हैं, ये सब कुछ पेशेंस का फल होता है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उसके ऊपर आपको बने रहना होगा, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा। तो क्या आप ट्रस्ट करते हैं? तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और आपके इस कंपनी के ऊपर कौन सा लेवल में आपने खरीदारी की है, तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और वीडियो के डेटा आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आज सर कंपनी केबल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी उसके साथ साथ स्विच गियर एंड स्विच के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सारे लाइट्स हो गया, साथ ही साथ कुछ होम अप्लायंसेस हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और इस कंपनी का खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी के मोनोपोली मोनोपोली जैसे बिजनेस इंजॉय करते हैं। वो कितना है?
25% वायर एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का मार्केट शेयर है। तो ये कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी कंपनी का खासियत पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा कि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ में कोई भी चेंजेस नहीं है। मान लेता हूँ 2 से 3% 3 साल में थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। 1-2% कम हो गया तो इसका मतलब बेकार कहना गलत होगा। जैसे कोई बड़े क्रिकेटर अगर पिछले पिछले जो मैच हुआ था उसमें अगर 100 रन किए तो इस बार वो 98 किए तो इसका मतलब वो बेकार खेला, ये तो बोलना गलत होगा। मान लेता हूँ वो सेंचुरी नहीं कर पाए, तो उसी तरीके से यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ कम हुआ, इसका मतलब एक कंपनी खराब हो गया, ऐसे सोचना गलत है। बाकी हर किसी का अलग अलग सोच है, मेरे सोचने से तो कुछ होगा नहीं। आपको भी सोचना होगा, आपको भी स्टडी करना होगा। तो बेसिकली पॉलीकैब के ऊपर इंस्टीट्यूशन इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड ने जब माल बेचा उसका सीधा सीधा फायदा एफएस ने उठा लिया, और इसीलिए कंपनी को वो देखिए लगातार भागता हुआ डेटा देखने को मिले। और बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे जैफरीज ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा 8420 के आसपास। तो 8420 अराउंड अराउंड कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से लेवल्स एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है अभी जर्नी बहुत बाकी है। अगर करंट लेवल से मैं अगर इस लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 25% तक जर्नी होने का चांसेस है। तो ये मेरे टारगेट नहीं है, मेरे एंट्री पॉइंट्स मैंने आपको रिकमेंडेशन नहीं किया, जेफरीज ने खुद किया। आप जाकर इस डेटा को देख सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आप देख सकते हैं साफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। तो साफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है 10,200 करोड़ का। और उसके अकॉर्डिंग मैं जरूर कहूँ इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है, उसके डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी यहाँ पे एक गुड अपडेट्स दिया। कंपनी 1 के बदले 5 शेयर देने वाला है, वो भी सितंबर 5 तारीख को। तो सितंबर के 5 तारीख को कंपनी 1 के बदले 5 शेयर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।